नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है, यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा श्री राम की भूमि से सीधी जुड़ गई है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी और ये शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। ये कहते हुए पीएम मोदी ने हरियाणा के लोगों को ढेर सारी बधाई तो दी ही, साथ ही ये भी याद दिलाया कि मेरा आपसे वादा रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। साथ ही यमुनानगर में भी उन्होंने विकास परियोजनाओं का उपहार दिया और अपने संबोधन की शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन के साथ की। सीधा संदेश है कि कैसे विकास के विजन के साथ ही हाशिए पर खड़ा व्यक्ति भी इस विजन का अहम हिस्सा है। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा यात्रा के दौरान आज एक दिल को छू लेने वाला लम्हा भी सामने आया। पीएम कैथल में रामपाल कश्यप से मिले। रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले प्रण लिया था कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और वो पीएम से नहीं मिल लेते, तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। पीएम ने उनसे मुलाकात कर उनकी इच्छा को पूरा किया। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर कभी ऐसा करना नहीं है। नहीं। कभी नहीं। काम करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहना। ठीक से आ गया? हाँ। जूते पहनते रहना है। मैंने सोचा भी निकाल दिया आपके लक्षणों में। पक्का था आपके बर्थडे। तो बेहद भावुक कर देने वाला ये दृश्य। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर चरण सिंह जुड़े हुए हैं जो अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले इन दृश्यों के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। हम लोग भी भावुक हो गए देख के। तो वो लोग जिनकी इच्छाएं प्रधानमंत्री ऐसे जाके पूरा करते हैं, कितना बड़ा ये एक कनेक्ट बन जाता है, एक विश्वास का आधार बन जाता है। देखिए, ये तुलसीदास ने एक जो चौपाई लिखी थी ना कि जाके पैर न फटी विवाही सोकस जाने पीर पर आई, उसमें था मोदी जी जहाँ से नीचे से निकले हुए हैं और जहाँ पहुँचे हैं तो वो भूले नहीं हैं इस चीज़ को। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, जैसे कोई एक आदमी अब उनसे इतना स्नेह या उनके प्रति इतना भाव सम्मान, जो इतने दिनों से जो नंगे पैर चल रहा है और उसने किया, तो देखिए कैसे कैसे कि आप जहाँ भी ऊंचाई पर पहुँचे हों, आज प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन उस जो महात्मा गांधी कहते थे अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति का भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसी कड़ी में आप देखिए कि आज मोदी जी ने उनको जूते दे रहे हैं, पहना रहे हैं। यानी वही सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो एक हाशिए पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है और जो इस देश में मुखिया है, उस मुखिया के दिमाग से वो अंतिम व्यक्ति जो है कभी अलग नहीं हुआ, बल्कि वो एक लक्ष्य होता है कि इसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आए, वही समाज में विकास का पैमाना होता है। तो ये जो आज है बहुत ही भावुक दृश्य है एक व्यक्ति को लेकर, लेकिन ये पूरे समझाता है चीज़ों को कि एक जो है कि आखिरी व्यक्ति तक जो हाशिए पर है, जो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं वंचित रह गया है, उस पर प्रधानमंत्री की सीधी नजर है, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं। पर हम उससे कितना जुड़ पाते हैं, कितना उसको अपनापन दे सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में सोशल
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ला सकते हैं, उसका एक उदाहरण है ये। बिल्कुल, ये सीधा जुड़ाव दिखाई देता है, अपने आप में खासा अहम है और ये पहली बार नहीं है, चाहे स्वच्छाग्रहियों के पैर पखारने हो या फिर श्रमजीवियों से मिलकर मुलाकात करनी हो। प्रधानमंत्री का अनोखा अंदाज लोगों को ये समझाने का कि प्रधानमंत्री के दिल में भारत का हर जन बसता है। तो चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा के हिसार में अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को आज हरी झंडी दिखाई, जो कि विकास की एक बड़ी उड़ान को दिखाती है। और जोर देकर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक और आधुनिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है, तो दूसरी ओर गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सुनिश्चित कर रही है। देखते हैं खास रिपोर्ट। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये एक उड़ान शुरू हुई है, अगर हम देखते हैं हरियाणा से अयोध्या की, विकास को ये कितनी उड़ान और किन मायनों में देती हुई दिखाई देती है? मैं इसको कुछ अलग अलग पहलू से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं खुद इस हिसार की एयर स्ट्रिप में करीब 2 महीने पहले होके आया हूँ। जितना उमंग और उत्साह था उनमें कि हमारी यहाँ पे एयरपोर्ट स्ट्रिप रेडी है, प्रधानमंत्री जी आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे, और फिर तो वो जो हिसार की लोग हैं, हिसार की जनता है, उनमें तो ये उमंग भरी रही। और पहली उड़ान वहाँ से अयोध्या धाम जाएगी, उसका एक बहुत मायना है। वो मायना ये है कि हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म का बहुत गुंजाइश है, और मैं सोचता हूँ हमें इस बात में कुछ शर्माना नहीं चाहिए कि हमारे अच्छे भाग हैं, हमारा देश है जिसमें टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म के बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त है। और ये जो पहला उड़ान आज हिसार से अयोध्या धाम जा रही है, मेरी राय में वो एक रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रतीक है। उसका प्रतीक है कि हमारे यहाँ स्कोप है और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हिसार एक छोटा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट तो है ही है, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो अपना पूरा व्याख्यान किया उसमें उन्होंने बताया, मैं खुद वहाँ होके आया हूँ, वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस भी हैं, एयरपोर्ट के एकदम साथ में इंडस्ट्रियल हब भी बन रहा है। तो इसका तीसरा प्रथाय ये है कि इंडस्ट्री को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही आते साल 2014 में एक लहर शुरू की थी मेक इन इंडिया की, वही लहर को ये जैसे और बढ़ावा देती है, मेक इन इंडिया की लहर को, और वो ज़रूरी भी है। खास करके आप देख ही रहे हैं जिस तरीके का ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रहा है और टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, देश को अपने आप में इन चीज़ों में काफ़ी निर्भर होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट, इंडस्ट्रियल हब बनने का प्रयत्न किया जा रहा है, या जिस तरीके को उसको एनकरेज किया जा रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है।
रामकृपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम आज़ादी के बाद के 70 सालों की बात करते हैं तो केवल 74 एयरपोर्ट, और उसके बाद अगर बीते कुछ 6-7 साल की बात करते हैं तो 150 एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में यात्रा करेगा, और अब हिसार जैसी जगहों पर, या और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। किस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति देखते हैं जब हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, या आम आदमी जो है वो सरकार की प्राथमिकता में है? देखिए, जैसे अभी सिंह साहब ने कहा, आप खुद ये सोचिए कि जो अभी आपने संख्या बताई है, अपने आप में वही काफ़ी है कि जाहिर सी बात है कि जो विकास और एक जो कहते हैं कि भारत के नक्शे पर चंद मेट्रोज़ और कुछ छोटे शहर जैसे दिखाई पड़ते थे, बाकी आप कुछ भी नहीं। तो एयरपोर्ट अगर बन रहा है कहीं, तो तय जान लीजिए कि वो हिसार और अयोध्या को जोड़ना, ये जो है, ये कैसे है कि विरासत और विकास कैसे दोनों साथ सजो करके चला सकते हैं आप, और उसका एक परिणाम है। तो जो मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी के मन में हमेशा वो गांधी जी की बात हमेशा करते रहे कि आखिरी आदमी जो गांव का कॉमन मैन है, जिसको सामान्य आदमी है, एक चप्पल पहनने वाला, आप खुद सोचिए कि आज से कुछ साल पहले क्या हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि वो भी हवाई जहाज़ से जाएगा? लेकिन आज ये संभव हो चुका है कि जितने एयरपोर्ट बनाए गए हैं और लगातार इनमें वृद्धि हो रही है। और ये एयरपोर्ट ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मेट्रोज़ में वो बन रहे हों, छोटे छोटे हिस्सों में। अब देखिए, हरियाणा का ये औद्योगिक शहर है यमुनानगर और ये हिसार, यहाँ से अब आप सोचिए कि एक सीधी फ्लाइट कहीं के लिए जा रही है, वो भी अयोध्या के लिए। अयोध्या के बारे में जो लोग कहते थे कि रिलीजियस चीज़ें बढ़ रही हैं, इनसे औद्योगिकरण का क्या संबंध है? आज देख लीजिए अयोध्या का जितना विकास हुआ है, और जो मंदिर पर जो पैसे आ रहे हैं, और जितना लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और तमाम तरह के उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज और बाकी चीज़ें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो ये अब पूरी दुनिया चकाचौंध है कि कैसे एक रिलीजियस टूरिज़्म, पर्यावरण, रिलीजियस टूरिज़्म, औद्योगिकरण, ये सब सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो ये जो, और ये सबसे बड़ी बात इसका मैं ये कहूँगा कि विकास होना ही काफ़ी नहीं है, विकास का विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट, ताकि उसका लाभ सुदूर के उस व्यक्ति को भी मिले। जैसे उन्होंने देखिए नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल सेंटर में ला दिया। गांव माणा गांव कभी आखिरी गांव कहा जाता था, मोदी जी ने बिल्कुल परिभाषा बदल दी, उन्होंने कहा ये हमारा पहला गांव है। तो एक जो सोच का जो है ना, एक सोच का जो मोदी जी की सोच का दायरा है, वो एक आम आदमी से लेकर के और पूरे राष्ट्र को, कि उसका आम आदमी को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। मैं इसका ताज़ा उदाहरण आज जो सबसे आप हमारे सामने है, और विरासत और विकास को दोनों को एक साथ लेके चला जा सकता है, वो हिसार से अयोध्या की आज सीधी उड़ान इसका एक उदाहरण है। बिल्कुल, किस तरह से ये विकास की नई उड़ान होगी, इसी पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है, और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और हम बता रहे हैं हरियाणा में किस तरह से विकास को मिली आज नई उड़ान। और इसी के तहत बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती पर ही हरियाणा के यमुनानगर में भी विकास की कई परियोजनाओं का उपहार दिया। पीएम ने वहां मौजूद विशाल जनसमूह को भी संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर नमन के साथ की। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हरियाणा को विकास परियोजनाओं का उपहार देने यमुनानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत।
पीएम ने अंबेडकर जयंती पर ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा और इंफ्रा निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पीएम ने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखी। ये इकाई 233 एकड़ में फैली होगी और इसके निर्माण पर लगभग 8,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम ने यमुनानगर के मुकरबपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का भी शिलान्यास किया। 2600 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला ये संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए प्रभावी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी बाईपास परियोजना का शुभारंभ किया। इससे रेवाड़ी शहर की भीड़भाड़ में कमी के साथ साथ दिल्ली नारनौल की यात्रा का समय करीब 1 घंटा कम हो गया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि वंचितों के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब ने औद्योगिक विकास की जो जरूरत बताई थी, उस दिशा में आज सरकार तेजी से काम कर रही है। पीएम ने एमएसएमई के विकास और किसानों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास गिनाए। प्रगति के सफर में बिजली के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा, आज भारत दूसरे देशों को बिजली निर्यात कर रहा है, जबकि कांग्रेस के दौर में हालात कुछ और थे। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। पीएम ने अपने संबोधन में शंकरन नायर जी को याद किया, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकारी पद छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की कानूनी लड़ाई लड़ने से जुड़े उनके संघर्ष को नमन किया। यमुनानगर से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये परियोजनाएं काफ़ी अहम हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो कनेक्टिविटी है जिसका लगातार विकास हो रहा है, दूर दराज के इलाकों में भी हो रहा है, और यमुनानगर की अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक नगरी के रूप में माना जाता है। पीतल है, प्लाईवुड है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विकास को, अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान देते हैं। तो ये परियोजनाएं कितनी और अहम इसमें साबित होने वाली है जब हम रोजगार की भी बात करते हैं। देखिए, हरियाणा जो अपने आप में है बहुत ही प्रगतिशील प्रदेश है और देश में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा अपने आप में, अगर उद्योग के हिसाब से देखा जाए, इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, तो आप जानते हैं कि 500 में से 100 फॉर्च्यून कंपनीज जो हैं जो हरियाणा में है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अभी आप ये स्पेसिफिक यमुनानगर की जो बात कर रहे हैं, ये प्लाईवुड में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हो, ब्रास एंड स्टील में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के एंगल से देखा जाए तो ये हमें ऑब्वियसली एनकरेजमेंट मिलेगा, हरियाणा की ग्रोथ को भी फायदा होगा और हम लोगों को, पूरे देश को भी उसका फ़ायदा होगा जब कनेक्टिविटी इसके साथ बढ़ जाएगी। पर सबसे बड़ी बात जो यमुनानगर में मैं ये देख रहा हूँ, एक तो देखिए हरियाणा में छोटे छोटे जैसे शहर हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, एक किस्म की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अम्बाला करनाल तो थे ही, कुछ हद तक कुरुक्षेत्र भी था, पर अभी हिसार और अभी यमुनानगर, और यमुनानगर की जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और उस इम्पोर्टेंस के कारण जितना उसको, जिस तरीके आपने देखा थर्मल प्लांट की बात की गई और उधर फिर बायोगैस का प्लांट का बात किया गया, तो उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब आपने कहा और मेरे से पहले भी प्रवक्ता ने कहा कि जो दिन है आज वो एक ख़ास दिन है, और ये वो दिन है जब हम सब लोग कहते हैं जनधन योजना के नीचे हमने इन सबको जोड़ा है। हमने मतलब प्रधानमंत्री ने प्रयत्न करके मिशन मोड में जनधन के नीचे उनको जोड़ा है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो जितने छोटे छोटे शहर को हम जोड़ रहे हैं, उनको बढ़ोतरी दे रहे हैं, एनकरेज प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग हैं, जिस किस्म के लोग हैं, उन सबको ग्रोथ का अवसर मिल रहा है, उनको सबको डेवलपमेंट में भाग्यशाली होने का अवसर मिल रहा है। जहाँ अकाउंट खुल रहे हैं वहाँ रोज़गार मिल रहे हैं, वो ग्रोथ हो रही है।
तो मैं उस एंगल से अगर देखता हूँ यमुनानगर की ये जितनी भी डेवलपमेंट हुई जो आपने कही, और जिस तरीके वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगा और जिस तरीके वहाँ पे ग्रोथ हो। एक और चीज़ मैं कहनी चाहूँगा इलेक्ट्रिसिटी की, जो प्रधानमंत्री जी ने कही कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी दें। जैसे ही इकॉनमी बढ़ती है, ग्रोथ होती है, खास करके अगर एआई की बात करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। इसी कारण जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जानता हूं कि सोलर एनर्जी भी यूज़ हो सकती है, और सोलर एनर्जी से हरियाणा के लोग काफ़ी ज़्यादा योगदान डाल रहे हैं, 1.25 करोड़ लोग तो देश भर से डाल रहे हैं, अपने सोलर यूनिट्स छत पे लगा रहे हैं, पर हमें थर्मल प्लांट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो वेस्ट मैनेजमेंट है जो बायोगैस से बनेगा उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी ली जा रही है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल को मन में रख के कि अभी ऊर्जा की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म में सोलर चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे कार्यक्रम आज का मुझे लग रहा है कि बनाया गया। बिल्कुल, काफ़ी अहम है। रामकृपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी तो है ही, इसे सामाजिक न्याय से जोड़ा जाना ये अपने आप में बेहद अहम है। और बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से छोटी जोतों की समस्या को उन्होंने समझा, फिर किस तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं उनको औद्योगिकरण से जोड़ना, वो अपने आप में अहम होता है और वो सही में सामाजिक न्याय होता है। और जिस तरह से डॉक्टर सिंह बता रहे थे, जनधन खातों की बात कर रहे थे, उनमें भी सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुँचा जिन तक इनकी पहुँच नहीं थी। SC, ST, OBC इस वर्ग के लोगों के खाते बनाए गए और कई ऐसे लोगों को लाभ मिला जिन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो ये अपने आप में किस तरह से, जब हम कहते हैं कि सभी को विकास के रास्ते में जोड़ कर चलना, एक समावेशी विकास की बात करता है। बिल्कुल, देखिए रमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा याद कीजिए, 11 साल पहले याद है कोई भी इलेक्शन होता था उसमें 3 चीज़ें हमेशा, चाहे वो राज्य का इलेक्शन हो, चाहे राष्ट्र का इलेक्शन हो यानी जनरल इलेक्शन हो, या स्टेट इलेक्शन हो पार्लियामेंट का, सड़क, बिजली, पानी, ये 3 चीज़ें होती थी, मूलभूत आवश्यकता जिसको बोलते थे, यानी सबसे ज़रूरी होती है किसी भी तरह के विकास के लिए 3 चीज़ों। लेकिन आप देखिए 11 साल में से अब जितने चुनाव हो रहे हैं, कहीं सड़क, बिजली, पानी का कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है। और जैसा मोदी जी ने कहा अभी कि आप याद कीजिए कि हम आज की तारीख में सरप्लस, मतलब हम वो ज़्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। कहीं आज अगर ये नहीं हो रहा है, वरना इसी दिल्ली में 10-11 साल पहले जो ब्लैकआउट होते थे जगह जगह, राज्यों की तो छोटी जगहों की बात छोड़ दीजिए, जहाँ तो बिजली 2 घंटे के लिए जाती थी, आज की तारीख में तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं। वही बात है कि एक ऐसा विकास जो सिर्फ चंद शहरों में, मेट्रोज़ में न दिखाई पड़े, बल्कि गाँव में, शहरों में आज अगर सड़क की कोई डिमांड नहीं बात कर रहा है, आंदोलन नहीं हो रहे हैं, आज देखिए हर घर जल मिशन चालू है, तो सड़क, बिजली, पानी अगर ये इशू नहीं बन रहा है तो खुद सोच लीजिए कि विकास के लिए जो एक मूलभूत चीज़ें थी कहीं न कहीं से वे आम जनता को पहुंच रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो एक अभी सोलर पावर की पूरी दुनिया इस समय पर्यावरण को लेकर के जिस तरह से वो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, आप कल्पना कीजिए मोदी जी ने जो ये कहा था कि किसान अन्नदाता ही नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता भी हम इसको बनाएंगे। और जिस दिन बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, सोलर पैनल के मामले में भारत, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में अगर नंबर 1 हो जाएगा। जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप गाँव में जाके देखिए, अब सोलर पैनल लग रहे हैं, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ऐसा ही जो मैंने कहा डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का एक सपना पूरा हो रहा है। और आज 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर का मतलब जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। मोदी जी ने भी कहा कुछ दिन पहले जब वो गए थे नागपुर में, तो बाबा साहब के शीश नवाया उन्होंने जाकर सही अर्थों में, और जैसे कहते आज हैं भी वहाँ से उन्होंने एक जो बाबा साहब का सही मामलों में बाबा साहब ने जो सपना देखा था
कि जो गरीब है, उसको पूरा करने का काम ये जो है लोग किया जा रहा है। उनके बिल्कुल। जीवन में कितना परिवर्तन एक छोटा सा आएगा। सवाल डॉक्टर सिंह से भी ले लेते हैं। जी। डॉक्टर सिंह, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो है जो रूरल एरियाज हैं उनमें भी काम हो रहा है और कहा जाता है कि औद्योगिक विकास को कृषि का पूरक होना चाहिए, तो ये किस तरह से सच होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। आप एक शास्त्री होने के नाते मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँगा। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मन में रखिए कि हमारे जो इनपुट्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स एग्रीकल्चर से आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है, जहाँ पर करीब 50% हमारी जनसंख्या रह रही है, उनकी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट वहाँ भी यूज़ होते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है, और आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब कभी भी मॉनसून कंट्री में फेल होती थी तो आप देखते थे ओवरऑल ग्रोथ सफ़र करती थी और इंडस्ट्री भी सफ़र करता था। जबकि अगर एग्रीकल्चर रोबस्ट चल रहा है, कृषि प्रधान देश है, हम लोग रेन पे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, कोई शक नहीं है, पर कृषि प्रधान देश है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, हमारे वहाँ 50% के करीब जनसंख्या, वहाँ एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर वहाँ पर सब ठीक रहे तो इंडस्ट्री को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलती है और दोनों बड़े क्लोजली इंटीग्रेटेड है। एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियल एप्लायंसेस की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जानते ही हैं, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, स्प्रिंकल्स हैं, कितना कुछ वहाँ यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट आजकल तो मॉडर्न फर्टिलाइज़र भी, ऑफ कोर्स हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, पर मॉडर्न फर्टिलाइज़र की भी बात हो रही है। सड़कें भी बन रही हैं, वहाँ से कनेक्टिविटी बन रही है ताकि वहाँ का उपज जल्दी से जल्दी मार्केट में, बिल्कुल, ये इंटीग्रेशन तो है ही डॉक्टर सिंह। जो नए मौके हैं, जब वहाँ पर एयरपोर्ट बनता है, कार्गो बनता है और इस तरह की योजनाएं आती हैं तो बहुत सारी नई संभावनाएं भी खुलती हुई दिखाई देती हैं। समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह और राम कृपाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।